आपका संगत और मैं रविदास सिंह आपको फिर से जो है एक बार चलते हैं आपके मॉडल की ओर। इस क्लास में जो है आपका मॉडल हिस्ट्री में स्टार्ट की थी और मॉडल हिस्ट्री में आपने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सबसे पहले भारत में कौन है, आपने यहाँ से शुरुआत कहाँ से की है। कुछ हमने बेसिक पॉइंट्स पढ़ लिए थे ना आधुनिक इतिहास के बारे में कि हमने आपको बताया था कि आपकी क्लास की शुरुआत जो है आपके अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट आपके मुगल बादशाह जो आपके औरंगजेब की मृत्यु के बाद से ही जो है 1760 से जो है आपके इतिहास का कार्यकाल माना जाता है और यहीं से जो है आपका इतिहास प्रारंभ होता है। हमने आप कुछ पोर्तुगीज कुछ यूरोप महाद्वीप से आए हुए कुछ लोगों के बारे में चर्चा की थी। इससे बताया था हमने आपको सबसे पहले भारत में कौन आए थे, तो हमने आपको बताया सबसे पहले भारत में आए थे पोर्तुगीज, है ना। अच्छा ये जो थोड़ा सा याद रखिएगा, अगर आप समझे क्रम में कि अरे कि सबसे पहले भारत में कौन आया, पोर्तुगीज के बाद में कौन आया, है ना, तो आप याद रखिए सबसे पहले यूरोप से कौन आए थे पोर्तुगीज के बाद कौन आए डच के बाद कौन आए ब्रिटिशर्स के बाद कौन आए डेनिस और डेनिस के बाद कौन आए फ्रांसीसी। तो ये आपको क्रोनोलॉजिकल याद रखना है। अगर आप सब पता है कि यूरोप से सबसे पहले कौन आए पोर्तुगीज और डच और ब्रिटिशर्स, अंग्रेज और डेनिस का फ्रांसीसी। दिस इज द एक्यूरेट या appropriate chronological order from the Europe origin, the citizens who visited to India, ठीक है, from the countries those who visited in India, ठीक है। तो ये दो टर्म है। तो हमने आपको पुर्तगालियों के बारे में बताया। सबसे पहले किसका बारे में पोर्तुगीज का बारे में 1490, ठीक है। जैसा कि हमने आपको बताया सबसे पहला पोर्तुगीज जो था वो कौन सा बात करेगा 1498 में आया हुआ था, सबसे पहले काम करने कार्य कर रहा है ना। इसकी सहायता के लिए किसने मदद की थी, अब्दुल मलिक ने, है ना, जो आपका गुजरात का प्रतिनिधित्व था, उसी ने इसको बताया था। अब देखो एक चीज है, पोर्तुगीज से भारत में आए थे तो हमने आपको बताया था कि दूसरा जो पोर्तुगीज व्यक्ति था वो कौन था। अगर आपको बताया वो वाला सेकंड पोर्तुगीज पर्सन हु विजिटेड इंडिया, तो उसमें क्या था है पहला तो आपके होगा क्या आपके वास्को डी गामा। दूसरे व्यक्ति कौन थे पेड्रो अल्वेरस मेरा सेकंड पर्सन था। और हमने आपको बताया पोर्तुगीज गवर्नर होने लगे। पुर्तगाली ने क्या किया था आपके दक्षिण भारत पर, खासतौर से हिंद महासागर, अरब महासागर और आपका अरब सागर, दक्षिण महासागर, प्रशांत महासागर के और बंगाली खाड़ी में इनका कब्जा हो गया था। तो जितने भी लोग यहाँ से निकलते थे सभी को कर देना होगा, टैक्स पे करना होगा। दूसरी चीज पुर्तगालियों ने कुछ गवर्नर्स अपॉइंट किए थे। जैसे हमने आपको बताया पहला गवर्नर कौन था फ्रांसिस डी अल्मेडा, है ना। इसकी पॉलिसी जो ब्लू वाटर पॉलिसी। दूसरा कौन था अल्फांसो डी अल्मेडा, है ना। अल्फांसो जो है वास्तविक संस्थापक माना गया, वही वाला रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज एम्पायर इंडिया। इसके बाद कौन आया जनवरी आया था। इसके बाद बताता कि मात्र ऐसा पोर्तुगीज गवर्नर था जिसकी मृत्यु जो है आपके मुगल बादशाह बहादुर शाह के साथ मृत्यु हुई थी, है ना, 87 में उसकी मृत्यु हुई थी। और उसके बाद जोवाड़ी कश्ती के बारे में बताया था, है ना। तो ये आपके ऑलमोस्ट हमने पोर्तुगीज गवर्नर की बात करी। अब बात करते हैं भारत में पोर्तुगीज आए थे, क्या क्या चीजें भारत में पोर्तुगीज लेके आए। उसके पहले भारत में सारी चीजें इंडिया में नहीं हुई। तो सबसे पहली चीज थोड़ा सा एक पॉइंट थी पुर्तगालियों के भारत आने में जो योगदान और क्या क्या चीजें वो भारत में लेके आए। तो सबसे पहले पॉइंट हम देते हैं पुर्तगालियों के भारत में आगमन से सबसे पहले भारत में टोबैको। आपने देखा होगा आज की दुनिया में पूरा ग्लोबल पूरा वर्ल्ड दुनिया में सबसे ज्यादा लोग तंबाकू का यूज कर रहे हैं। और आपने देखो सबसे ज्यादा तंबाकू का सेवन करने वाले लोग कहाँ मिलेंगे इंडिया में, क्लियर। चाइना सबसे ज्यादा बेच रहा है तंबाकू, बट सेवन कहाँ पे करते हैं लोग इंडिया में। तो तंबाकू खेती पर हमारे यहाँ नहीं होती, ठीक है। तंबाकू खेती का जो श्रेय जाता है टोबैको का। आप जितने भी पान मसाला गुटखे
गुटखा बीड़ी जो कुछ भी सिगरेट वगैरह बन रही हो तो टोबैको का यूज होगा। तो सबसे ज्यादा लोग ये हेल्थ के लिए भी यूज है, सबसे ज्यादा कैंसर भी सबसे ज्यादा से होगा। तो टोबैको की जो शुरुआत हुई भारत में टोबैको खेती की, उसकी देन किसने जाती है? पुर्तगाल। तो पुर्तगालियों के आने से भारत में तंबाकू की खेती शुरू। दूसरी चीज शिपिंग। शिपिंग मतलब जितना भी जहाज निर्माण है, आज आपने देखा होगा जितना भी हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, जो भी वाटर देश के माध्यम से जहाज दूसरे देश के लिए जा रहा है, तो जहाज निर्माण की शुरुआत हुई, उसका श्रेय भी किसको जाता है? ठीक है। तो यू कैन से दैट द क्रिएशन ऑफ शिपिंग इज आल्सो स्टार्टेड ड्यूरिंग द पोर्टुगीज। तीसरा पॉइंट आप इसको प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस की भी शुरुआत जो है ये किस प्रकार का शुरू हुई? आज जितनी भी मीडिया देखते हो, चाहे प्रिंट मीडिया देखो है ना, चाहे आपका न्यूज़पेपर देखो, जितनी भी है जो प्रिंटिंग सारी चीजें हो रही है किस प्रकार से शुरू हुई? पोर्टुगीज के प्रकार। ठीक है। तो प्रिंटिंग की शुरुआत कब हुई इंडिया में? 1556। ठीक है। ये दौर किस प्रकार का शुरू हुआ? पोर्टुगीज। किया जा सकता है 1577 में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भारत में पोर्टुगीज लोग के द्वारा शुरू हुई। ठीक है। इसके अलावा एक इनकी स्थापत्य कला जिसका होता है गॉथिक स्थापत्य कला। क्या थी? गॉथिक स्थापत्य कला। स्थापत्य कला को बोलते हैं स्कल्पचर, मतलब एक वो आर्ट, एक वो ऐसी इमारत है जिसकी अपनी कुछ विशेषताएं होती है। आपने देखा होगा, आप दक्षिण भारत में जाइए तो आपको जो भी इनकी जो चर्च है, उस चर्च का जो डिजाइन है वो गॉथिक स्कल्पचर में है। मतलब इनका जो जैसे आपने देखा होगा मस्जिद बनाई जाती है तो मस्जिद के ऊपर डॉम की आकार होती है। ठीक है। इसी प्रकार से इनकी जो चर्च है वो गॉथिक स्कल्पचर में बनी हुई है। तो आपसे पूछा जाए गॉथिक वास्तुकला या गॉथिक स्थापत्य कला का श्रेय किसको जाता है? पोर्टुगीज को। सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में जितनी भी चर्च है वो गॉथिक स्कल्पचर के रूप में ही निर्मित हुई है। ठीक है। और सबसे ज्यादा औषधीय वनस्पति, औषधीय वनस्पति हर्ब्स मेडिसिन। ठीक है। आपने देखा होगा पहले जितनी भी हम औषधि लेते थे सब जो है पूरा वनस्पति के रूप में, वेजिटेशन के रूप में प्रयोग करते थे, उसका भी श्रेय किसको जाता है? तो पुर्तगालियों ने भारत में बहुत सारी चीजों का योगदान पुर्तगाली हो जाता है। इसके साथ तंबाकू का, जहाज निर्माण का, प्रिंटिंग प्रेस का, गॉथिक स्कल्पचर का, और जितनी भी आपकी आपकी औषधीय वनस्पति। ठीक है। आपकी जितनी हर्ब्स है, जितनी वेजिटेशन है, वो सारी मेडिसिन जो शुरू हुई होली के कारखाना से शुरू होती है। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संकल्प में किताब से। और यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको बताया कि भारत में किस प्रकार से क्या क्या चीजें भारत में पुर्तगाली द्वारा शुरू की गई, क्या क्या चीज भारत में पुर्तगाली देखे गए। तो हमने जैसे बताया था पुर्तगालियों के आगमन से भारत में तंबाकू खेती प्रारंभ हुई, शिपिंग निर्माण, जितने भी जहाज निर्माण वगैरह, जहाजों का निर्माण, शिप वगैरह, ये भी होने का श्रेय किसका था? पोर्टुगीज को। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों के द्वारा शुरू हुई है। आपकी गॉथिक स्कल्पचर क्या, जो कि एक चर्च के बनाने की जितनी बिल्डिंग्स थी दक्षिण भारत में, खासतौर से आप चले जाइए गोवा हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, तो वहां पे जितने भी इनकी जो इमारतें, बिल्डिंग्स, वो सब जो है स्कल्पचर में, गॉथिक स्कल्पचर में बनी, जिसको आप स्थापत्य कला बोलते हैं। ठीक है। तो इस रूप में इसकी डिजाइन हुई है। और सबसे खासकर औषधि वनस्पति का श्रेय भी पुर्तगालियों को जाता है। और इनका जो एक खासकर गोवा में, इसकी जानकारी हमें कहां से मिली है? गोवा में। मतलब गोवा में इनका एक औषधि वनस्पति नामक एक ग्रंथ प्राप्त हुआ है। उससे अंदाजा लगाया गया कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता था तो ये वनस्पतियों के माध्यम से उस व्यक्ति को ठीक करते थे। मतलब मेडिसिन, जैसे आजकल आयुर्वेद का ट्रेंड चल रहा है, कुछ एलोपैथी लेते हैं, कुछ आपके आयुर्वेद लेते हैं, वो होम्योपैथी भी लेते हैं। तो इसी प्रकार से इनका जो मेडिसिन का जो किसी व्यक्ति को ठीक करने का श्रेय था वो आपके जो है हर्ब्स के माध्यम से करते थे, जितनी भी औषधि वनस्पति होती है। ठीक है। दूसरी चीज, पुर्तगालियों के माध्यम से भारत में एक खेती और शुरू हुई जिसको आप बोलते हैं आलू, पोटैटो। याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि पोटैटो की खेती शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? भारत में पहले आलू नहीं होता था। आलू भारत में पहले क्या है? पुर्तगीज। और देखिए ये पुर्तगीज अपने देश से लेके आते हैं, ये इन्होंने जो है आलू को यूएसए से लिया। कहां से? यूएसए।
बेसिकली अगर देखिए पोटैटो काफी फसल है यूएस से किया, ठीक है। तो पोटैटो इज द एग्रीकल्चर क्रॉप ऑफ द यूएसए एंड दे बोरोड फ्रॉम द यूएसए, है ना। इन्होंने जो मतलब यूएसए से लिया और यूएसए से लेकर के इंडिया में लोग विद्यालय में देखो सब सब्जियों का आलू को ही करता है, ठीक है। आलू इज वन ऑफ द ओनली वेजिटेबल व्हिच इज द किंग अमंग ऑल द वेजिटेबल्स, ठीक है। तो पुर्तगालियों ने भारत में आलू की खेती शुरू करवाई, ठीक है। दूसरी मक्का भी भारत में शुरू नहीं करवाया, ठीक है। मक्के की खेती भी है शुरू इन्हीं के द्वारा भारत में। मक्के को आप क्या बोल सकते हैं, मेज, ठीक है। मेज मतलब मक्का के मीट राइस देना, ठीक है। तो मक्के की खेती भी किससे शुरू करवाई भारत में, पोर्तुगीज also started the maize crop in India. क्लियर। ये सारी की सारी चीजें भारत में पुर्तगालियों की देन मानी जाती है, ठीक है। तो अब देखिए आलू की खेती हो गई, मक्के की हो गई, पेट्रिक प्रेस हो गया, तंबाकू की खेती हो गई, जहाज निर्माण हो गया, बॉटनिकल कल्चर हो गया, आपके वनस्पति हो गई, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है पुर्तगाल में, तो ये आपका इतना पुर्तगीज के लिए इतना सफिशिएंट। अब आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, बताइए पुर्तगालियों को पता क्यों होगा, बताइए। पुर्तगाली जो है अच्छी तरह से इन्होंने दक्षिण भारत को अपना ट्रेडिंग सेंटर बनाया, गोवा को बनाया है, ठीक है, सूरत को बनाया, और मद्रास, चेन्नई, बीजापुर, कर्नाटक तक इन्होंने अपना अच्छा खासा साम्राज्य स्थापित कर दिया। तो इसके बाद ये डिक्लाइन हो गई, क्यों भाई पुर्तगीज पावर ऐसे डिक्लाइन क्यों हो, ये भारत से क्यों वर्चस्व का हट गया, और क्यों फिर इसके बाद डच आए, तो डचों ने जो पुर्तगालियों को रूल कर दिया। तो अभी हम पढ़ेंगे पुर्तगालियों का जो नेक्स्ट पावर आता है यूरोप से, वो है डच। तो डच को हम देखते हैं, तो पुर्तगाली क्यों नहीं कर पाए डच को, क्रिश्चियनिटी फोर्स करी इन्होंने। हाँ, पहली चीज तो एक सबसे बड़ा काम इनका क्या है कि इनके कार्यकाल में एक गवर्नर था जिसका नाम था, क्या नाम, संत फ्रांसिस, जिसका नाम था डिसूजा, है ना। एक अल्फांसो डिसूजा गवर्नर था, उसके कार्यकाल में जो है एक सबसे खास इनकी जो एक तरह से जेसुइट मतलब होता है क्रिश्चियन धर्म के सबसे बड़े प्रचारक, जिनका नाम था सेंट फ्रांसिस्को जेवियर, वो इंडिया आए। ये बात है 1542 की, 1542-1543। तो आपके सेंट फ्रांसिस जेवियर जो है डिसूजा के कार्यकाल में आए थे। इन्होंने जो है सबसे ज्यादा एक तो क्रिश्चियन धर्म का प्रचार हो गया, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे द मोरल ऑफ द Portuguese decline in India is that because they were doing maximum advertisement of the religion of Christian in India. मतलब सबसे ज्यादा क्रिश्चियन धर्म को प्रचार प्रसार करने के हमेशा जहाँ भी जाते थे सिर्फ इनको धर्मी धर्म दिखाया था, ठीक है। तो एक तरह से इन्होंने जो है धर्म की क्रिश्चियन धर्म के लिए ये लोग सब सोचते थे, बाकी इनको किसी से प्रशासनिक चीज से ना थी आर्थिक और ना ही उनकी राजनीतिक लोगों को इतनी दिलचस्पी इंडिया में। दूसरी चीज इनकी जो भी ऑफिसर थे वो सब तरह करप्ट चला था, ठीक है। कोई भी ऑफिसर काम करने में बहुत पैसा लेता था और खासतौर से रिश्वत देना शुरू कर दिया। तो इसीलिए एक तो इनकी धार्मिक नीतियों की वजह से और एक खासतौर से इनके अंदर भ्रष्टाचार की भावना उत्पन्न हुआ, मतलब किसी व्यक्ति का काम करना तो उसके बदले में पैसा लेते। तो इसी वजह से जो है इनकी जो है पृथ्वी शक्ति भारत में। दूसरी चीज कुछ दूसरे यूरोप वाले भी आ गए, वैसे और खत्म करते हैं। तो पुर्तगालियों को अगर पढ़ना है डच, तो सेकंड हमारा जो आए भारत में बना अगले यूरोपियन पुर्तगालियों को जो नेक्स्ट इंडिया में है वो है आपके डच। पहली चीज तो आपसे अगर पूछा डच कौन है, कहाँ के निवासी है, तो ये मूल रूप से हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी है, ठीक है। हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासियों को क्या कहा गया, डच बोला जाता है। देवर बिलोंग्स टू द हॉलैंड और नीदरलैंड। डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे, देवर द सिटीजन्स ऑफ हॉलैंड और नीदरलैंड। आपने देखा होगा नीदरलैंड और एक देश और है बेल्जियम, ठीक है। यहाँ पे तो हॉलैंड और नीदरलैंड का मतलब ऐसा माना गया, डच जो है या तो हॉलैंड से बिलोंग करते हैं या नीदरलैंड से, क्योंकि ये दोनों आपस में पड़ोसी देश है ना। तो इनको यहाँ पे निवासी होता है। एक कंट्री होता है बेल्जियम, ठीक है। नीदरलैंड और बेल्जियम। ये क्वेश्चन और ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, थोड़ा यहाँ पढ़ सकते हैं आप।
कि अगर आपसे दुनिया में पहली बार बैंक है, ठीक है, क्या बैंकिंग, अगर हम आपसे कहें कि बैंकिंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ विच कंट्री या विच कॉन्टिनेंट, ये क्वेश्चन है, वो नहीं अर्थव्यवस्था का है और जीएस में पढ़ते हैं कि बैंकिंग शब्द की जो अवधारणा है, बैंकिंग जो कॉन्सेप्ट है, ये किस कॉन्टिनेंट की कॉन्सेप्ट है, किस कॉन्टिनेंट की अवधारणा है। तो अब बैंकिंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है, मतलब खासतौर से क्योंकि यूरोपीय कंट्रीज में भी अगर देखा जाए तो बैंकिंग की शुरुआत सबसे पहले कहां पे हुई, यूरोप में हुई। कहां पे, यूरोप में सबसे पहली बार विश्व में बैंकिंग की शुरुआत यूरोप में हुई। अब यूरोप में जो दो ऐसे देश थे जहां पे सबसे पहली बार दुनिया बैंक खुली थी, एक है नीदरलैंड और दूसरा है बेल्जियम। ये थोड़ा याद रखना, ठीक है। और इनके भी शहर है, एक तो एम्स्टर्डम है और नीदरलैंड का एक। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका संकल्प स्कूल का प्रवीण प्रताप सिंह। और यहाँ पे पढ़ रहा है आधुनिक इतिहास, आधुनिक क्लास पर हमने शुरू किया है। आपके अभी पुर्तगाली हमने पढ़ लिया, पुर्तगाली के बारे में बताया है, पुर्तगाली में कौन कौन, पुर्तगाली में भारत में क्या क्या चीजें प्रारंभ कर रही, कौन कौन से पुर्तगाली को देखेगा। अब पढ़ना है डच, तो डचों के बारे में जैसे जो बताया था, डच दे आर बेसिकली द सिटीजन्स ऑफ पोलैंड और नीदरलैंड बताया था। और हमें यहाँ चर्चा करना थोड़ा बैंकिंग की, बैंकिंग इसलिए करते हैं क्योंकि ये भी कॉन्सेप्ट ऐसे जुड़ा हुआ है और यूरोप पढ़ा तो इट इज द बैंकिंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। मतलब बैंकिंग जो है आपके यूरोप महाद्वीप का, यूरोप देशों का कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है। तो बैंकिंग की अवधारणा हमने यूरोप महाद्वीप से, यूरोपीय देशों से ली। और खासतौर से दुनिया में जो देश है एक ऐसे है जहाँ पे सबसे पहली बार बैंकिंग खोली थी, वो है आपके बेल्जियम और नीदरलैंड, ठीक है। तो हम थोड़ा डचों को पढ़ते हैं और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बैंकिंग का भी है, तो 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन होता है। अब बात करते हैं डच। तो डच ये दे आर बेसिकली द सिटीजन्स ऑफ पोलैंड और नीदरलैंड। ये कहां के निवासी हैं, पोलैंड और नीदरलैंड के निवासी हैं। और सबसे ज्यादा भारत में इनका आगमन पुर्तगालियों के बाद हुआ, बट पुर्तगाली का आया 1498 में, ठीक है। बट डच केम इन इंडिया व्हिच ईयर, दे केम इन 1596। ईयर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, ये बड़ा याद रखिएगा। When Dutch came in India, तो Dutch arrived in India in 1596, ठीक है। और सबसे खास बात अगर देखा जाए तो ये लोग किस अंतरिक्ष से होते हुए भारत में, अगर आप सोचे किस अंतरिक्ष से होते हुए ये भारत में पहुंचे, तो एक आपका अंतरिक्ष है जिसका नाम है आशा अंतरिक्ष, ठीक है, इसका नाम है कार्नेलिस हाउसमैन आशा अंतरिक्ष, इसको बोलते हो केप ऑफ गुड होप, ठीक है। अब याद रखिएगा कौन सा अंतरिक्ष है, केप ऑफ गुड होप, इसको याद रखिए। अगर आप सोचे केप ऑफ गुड होप, ये आपका इंडोनेशिया सुमात्रा जो द्वीप है, सुमात्रा, ठीक है, वहीं से होते हुए केप ऑफ गुड होप पड़ता है। तो इसी अंतरिक्ष से होते हुए ये भारत में आया, ठीक है। तो आप इधर हटो, तो डच केम इन इंडिया, डच अराइव्ड इन इंडिया 1596 बाय द सी रूट फ्रॉम द केप ऑफ गुड होप, ठीक है, इट इज द अंतरिक्ष। और सबसे खास बात ये सुमात्रा था बैंथम पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था, जिसका अर्थ है कार्नेलिस हाउसमैन। कार्नेलिस हाउसमैन वाज द फर्स्ट पर्सन, ठीक है। कार्नेलिस हाउसमैन, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर पहला डच कौन था, तो कार्नेलिस हाउसमैन जो केप ऑफ गुड होप होते हुए सुमात्रा बैंथम पर पहुंचा। सुमात्रा क्या है, एक द्वीप है, आइलैंड है। आपने देखा होगा ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा आइलैंड किस, ये थोड़ा ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी है, थोड़ा समझ सकते हैं। मैक्सिमम आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन व्हिच कंट्री इन द वर्ल्ड, बताइए। ये हम इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास से जब हम आसान तरीके की बात कर रहे हैं, तो सुमात्रा बैंथम पहुंचने वाला पहला डच नागरिक कौन था, कार्नेलिस हाउसमैन। Cornelis Houtman was the first Dutch citizens who arrived on the Sumatra and Bentham Island, ठीक है। कौन सा आइलैंड है, सुमात्रा और बैंथम, ये दोनों क्या है, आइलैंड। आपको शायद बताओ करंट अफेयर्स में एक आज सुमात्रा एक द्वीप है, यहाँ पे भी ताजा न्यूज है। एक इंडोनेशिया की पनडुब्बी है जो गुम हो गई है, लापता हो गई।
तो किस आइलैंड में होगी? सुमात्रा। अभी इसकी सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है, बहुत सारी देश की कंट्रीज नेवी उसमें लगभग बताया गया कि 53 सदस्य थे, 53 मेंबर्स थे जो मिल नहीं रहे, तो कंट्री पता नहीं कहाँ चलेगी। तो उसके लिए जो इंडियन नेवी भी जो है अपना ऑपरेशन जारी रखा है, किसी प्रकार से उसको सर्च कर रहा है। अब हमारे पास बात करते हैं कि आइलैंड, सबसे ज्यादा आइलैंड किस देश के पास है? द मैक्सिमम आइलैंड्स इन द वर्ल्ड विद इन विच कंट्री? बताइए। द मैक्सिमम आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन विच कंट्री इन द वर्ल्ड? बताइए। दुनिया में सबसे ज्यादा द्वीप किस देश के पास है? इंडोनेशिया। अगर आपसे कहा जाए दुनिया में किस देश में सबसे ज्यादा द्वीप है, तो वो कंट्री है इंडोनेशिया। ठीक है। और लेकिन यहीं से अगर क्वेश्चन हम चेंज करते हैं कि सबसे ज्यादा आइलैंड किस महासागर में है, तो पैसिफिक में। अगर महासागर की बात करेंगे तो पैसिफिक में, और कंट्री की बात करेंगे इंडोनेशिया। ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड? ग्रीनलैंड। वो ग्रीनलैंड किस देश के अंदर में है? आइलैंड किस देश के अधीन? डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? द कैपिटल ऑफ डेनमार्क इज कोपेनहेगन। ठीक है। ये सारी चीजें समझ आ गया। तो कार्नेलियस हाउसमैन वाज द फर्स्ट डच सिटीजन हु अराइव्ड by the sea way from the Cape of Good Hope and reached to the Sumatra and Bentham Island. Sumatra Bentham Island पहुंचने वाला 1596 में पहला डच था कार्नेलियस हाउसमैन, नाम याद रखिए कार्नेलियस हाउसमैन का। ठीक है। ये प्रथम डच नागरिक था। और सबसे ज्यादा 1602 ईस्वी में 1602 ईस्वी में पोलैंड की संसद द्वारा एक प्रस्ताव पारित हुआ, और ये प्रस्ताव पारित होकर के एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अगर आपसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? इन 1602। ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी was established in 1602 here by the passing of bill in the Parliament of Poland। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1602 में पोलैंड की संसद द्वारा एक विधेयक पारित करके डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी को डच संसद द्वारा 21 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 21 ईयर्स। एक याद रखिएगा, अभी आप अंग्रेजों को भी पढ़ोगे ना, डचों के बाद ब्रिटिशर्स आने वाले हैं, तो आपने देखा होगा जितनी भी कंपनियां बनी हैं ये यूरोप महाद्वीप में बनी, और खासतौर से वहां की संसद द्वारा विधेयक पारित करने के बाद वो एक उन्होंने मतलब एक चार्टर लागू किया। चार्टर मतलब आदेश होता था जो वहां के राजा या रानी का या संसद द्वारा उस आदेश को जारी किया जाता, वो आदेश लगभग या तो मिनिमम 15 साल या 21 साल के लिए लागू होता। तो अभी आपने तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए संसद द्वारा एक आदेश पारित किया विधेयक द्वारा 1602 में, और ये भारत में आएगी कितने वर्ष के लिए शासन करेगी? 21 वर्ष तक के लिए भारत में व्यापार करेगी। कौन? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये पोलैंड की संसद ने जो एक आदेश दिया कि आप जाओ ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके, डच ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके भारत में लगभग 21 साल तक आपको बिजनेस करना है। तो भी आप देख सकते हो 1602 में तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, लेकिन इससे पहले एक चीज याद रखिएगा, इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलरेडी स्थापित हो चुकी है। ठीक है। लेकिन बस बात ये है ना कि पुर्तगाली जो भारत में आ तो गए डच, लेकिन डच से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ऑलरेडी हो चुकी थी। कब? 31 दिसंबर 1600 को ये भारत आ चुके हैं। अभी इंडिया में दोनों आ चुके हैं डच, लेकिन बाकायदा देखा जाए तो एक बिजनेस फॉर्म में आए हैं कौन? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो 31 दिसंबर 1600 को इंडिया में ऑलरेडी पहुंच चुके थे, और खासतौर से वो किसका कर रहा था? इस समय भारत में अकबर बादशाह थे। ठीक है। मुगल एम्परर कौन थे? अकबर, जो आपके जाने वाले सबसे शक्तिशाली बादशाह हो गए मुगलों के। ठीक है। तो अकबर का शासन काल में दोनों कंपनियां इंडिया पहुंच गई, चाहे वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो चाहे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। तो इनका लक्ष्य क्या था? सिर्फ 21 वर्षों के लिए भारत में और
साथ व्यापार करना इनका उद्देश्य था, इसका डचों का और ब्रिटिशर्स का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है, भारत में शीघ्र ही वेलिंगटन ओस्को इंडस्ट्री कंपनी ने कोरोमंडल तट पर 1605 ईस्वी मसूलीपट्टनम में स्काई डच फैक्ट्री की स्थापना। अब यहाँ पे अगर आप समझ रहे हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी 21 वर्षों के लिए 1602 में स्थापित होकर के फरमान लेकर के आ चुकी थी और 500 से 21 वर्षों के भारत के साथ प्लस पूर्वी देशों के साथ व्यापार करेगी। लेकिन अगर आपसे कह रहा है कि डचों ने अपना पहला कारखाना फैक्ट्री में, देखो इतिहास में फैक्ट्री कारखाना ये सभी की शब्द है। अगर मुझे इन्होंने पहला कारखाना अपना कहाँ पे खोला, तो इनका पहला कारखाना इन्होंने खोला था अपना कहाँ पे, मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम। ठीक है, इस चीज का ठीक है लिख सकते हो। द फर्स्ट फैक्ट्री वाज established by the Dutch East India Company on the coast, कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल समुद्री तट का नाम है। ठीक है, कोरोमंडल, कोरोमंडल क्या है, समुद्री तट है। आप देखो तो भारत में लगभग तीनों ओर से भारत जल से घिरा हुआ है, तो अपने अपने राज्यों के अलग अलग समुद्री तट के नाम, जैसे आप देख सकते हो महाराष्ट्र, जैसे आप देख सकते हो गुजरात, गुजरात की समुद्र तट के किनारे स्थित, तो गुजरात का एक क्वेश्चन है, गुजरात का समुद्री तट है उसका नाम क्या है, गुजरात में समुद्री तट है उसका नाम है सौराष्ट्र। क्या नाम है, सौराष्ट्र, और सौराष्ट्र वहां पे जिला भी है। ठीक है, इसी प्रकार से मुंबई और गोवा, मुंबई और गोवा भी समुद्री तट के किनारे स्थित, तो उसके समुद्री तट का नाम क्या है, अगर आप समझे मुंबई और गोवा का समुद्री तट का नाम गोवा, उसका नाम है कोंकण। क्या नाम है, कोंकण। ठीक है, कोंकण। इसी प्रकार से आप दक्षिण में आओ, दक्षिण में आप आओगे तो केरल, केरल का समुद्री तट का नाम क्या है, केरल का समुद्री तट का नाम है मालाबार। क्या है, मालाबार, मालाबार समुद्री तट कहाँ है, केरल। इसका तमिलनाडु, तमिलनाडु समुद्री तट का नाम क्या है, कोरोमंडल। क्या है, कोरोमंडल, ये होगा ना कोरोमंडल, तो कोरोमंडल तट पर ही एक जगह है मसूलीपट्टनम। ठीक है, और मसूलीपट्टनम में पहला कारखाना किसने खोला, आपके डचों में। ठीक है, द फर्स्ट फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड सेट अप बाय द डच ऑन द कोस्ट ऑफ कोरोमंडल एट मसूलीपट्टनम। ठीक है, मसूलीपट्टनम कोरोमंडल तट पर इन्होंने 1605 का 1605, देखो भाई डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई, लेकिन पहला कारखाना इन्होंने कब खोला, 1605 में। कहां पे, कोरोमंडल तट पर पहला कारखाना खोला। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंपनी कौन सी कंपनी है, वेलिंगटन ओस्को इंडस्ट्री कंपनी। कौन सी है, वेलिंगटन ओस्ट इंडस्ट्री कंपनी, इंडस्ट्री कंपनी। ठीक है, इसने पहला कारखाना जो है कहां पे खोला था, 1605 में मसूलीपट्टनम। इसमें वेलिंगटन ओस्ट इंडस्ट्री कंपनी ने पहला कारखाना डचों का 1605 में खोला। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा इंडिया में और इंडिया के साथ साथ पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए भारत आए, लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नीचे किसने काम किया, वेलिंगटन ओस्ट इंडस्ट्री कंपनी, जो इसी का ही पार्ट था। उसी ने कहा कि आप ये कंपनी मसूलीपट्टनम में खोलिए, और 1605 में हमने एक कंपनी कोरोमंडल तक सेटअप। ठीक है, यहीं से डचों ने जो अपना व्यापार करना शुरू किया। डचों ने चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता करके पुलिकट में दूसरी फैक्ट्री खोली। अब देखो पुलिकट कहां पड़ता है, पुलिकट आप समझ सकते हो, आंध्र प्रदेश। ठीक है भाई, पुलिकट लेक है ना, तो पुलिकट लेक कहां पे, आंध्र प्रदेश में। तो पुलिकट झील भी और पुलिकट एक जिला भी है। ठीक है, तो चंद्रगिरी कहां पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। तो चंद्रगिरी के जो राजा थे उनसे एक समझौता किया, किसने किया, डचों ने। डचों ने चंद्रगिरी के राजा से समझौता करके पुलिकट में एक दूसरी फैक्ट्री खोल दी। ठीक है, तो डच ओपन दी सेकंड अनदर फैक्ट्री इन
डूइंग द एग्रीमेंट विद द किंग ऑफ चंद्रगिरी, ठीक है, चंद्रगिरी के राजा से समझौता करके पुलिकट में एक फैक्ट्री खोली, ठीक है। और ये पुलिकट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर डचों ने स्वर्ण पैगोडा, आप इसको आप स्वर्ण पैगोडा, स्वर्ण पैगोडा मतलब क्या है कि पुलिकट में इन्होंने क्या किया, सोने के सिक्के, बैठ में आप कह सकते हो गोल्डन कॉइंस या गोल्ड कॉइंस, ठीक है। गोल्ड कॉइंस को क्या बोला गया, स्वर्ण पैगोडा, पैगोडा मतलब पैसा, ठीक है, स्वर्ण मतलब सोने, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा तमिल की भाषा है पैगोडा, पैगोडा मतलब पैसा, गोल्डन कॉइंस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पूछा है कि सबसे पहले भारत में किसने सोने के सिक्के छापना शुरू किया, तो वो है डच, और डचों ने वहां पे पुलिकट में, ठीक है। तो पुलिकट में डच अपने स्वर्ण पैगोडा सिक्के ढालते थे, ठीक है। ढालना मतलब होता है मिंट, ठीक है। जैसे नुमिस्मेटिस्ट होता है, नुमिस्मेटिस्ट मतलब होता है जो सिक्के की ढलाई का एक्सपर्ट होता है, उसको बोलते हैं नुमिस्मेटिस्ट, ठीक है। तो इसी प्रकार से गोल्डन कॉइंस वर मिंटेड बाय द डच इन पुलिकट, क्लियर, व्हिच इज कॉल्ड दिस प्रोसेस फॉर स्वर्ण पैगोडा। स्वर्ण पैगोडा क्या है कि डचों ने सोने के सिक्के ढालने शुरू किए, कहां पे किए, पुलिकट में इन्होंने ये शुरू किया। और डचों ने 1616 ईस्वी में सूरत में और 1641 में बिबलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित की। अब देखो भाई, डचों ने फिर अगला कारखाना कहां पे खोला, 1616 में, कहां पे, सूरत। डच has opened there another factory at Surat in 1660. 1616 में डचों ने अपनी फिर से सूरत में कारखाना लगा और 1661 में in 1661 और 1661 में बिबलीपट्टनम में डचों ने 1661 में अपना तीसरा कारखाना, तो अब यहाँ पे कितने कारखाने हुए, सबसे पहला कारखाना कहाँ पे डाला था, मसूलीपट्टनम, तब 1605 में। इसके बाद पुलिकट में, ठीक है, पुलिकट में चंद्रगिरी के राजा के साथ मिलकर पुलिकट में इन्होंने स्वर्ण पैगोडा रखा। तीसरा सूरत में 1616 में, 1661 में बिबलीपट्टनम, ठीक है। तो ये डचों की फैक्ट्री, ठीक है। और सबसे खास बात ये की फैक्ट्रियां हैं और डच लोग मसूलीपट्टनम से नील का निर्यात करते थे। अगर पूछा मसूलीपट्टनम से किसका निर्यात करते थे, नील, ठीक है। तो मैक्सिमम नील हैज बीन एक्सपोर्टेड बाय द डच फ्रॉम द मसूलीपट्टनम, ठीक है। तो थोड़ा सा अंदर समझ सकते हैं कि डचों ने सबसे ज्यादा किसका निर्यात किया, नील का, ठीक है। नील का निर्यात किया। पुर्तगालियों ने सबसे ज्यादा किसका किया, मसालों का, ठीक है, मसालों का, ठीक है। तो डच मैक्सिमम एक्सपोर्ट द नील फ्रॉम द मसूलीपट्टनम। डच लोग भारत से सूती वस्त्र का व्यापार करते हैं, किसका, कॉटन टेक्सटाइल का, सूती वस्त्र, कॉटन क्लॉथ का। अगर मुझे डच लोग सबसे ज्यादा भारत में किसका व्यापार करते थे, सूती वस्त्रों का, ठीक है। थोड़ा सा अंदर समझ सकते हैं, पुर्तगीज किसका करते थे, मसालों का, डच किसका करते हैं, नील और कॉटन क्लॉथ का, सूती वस्त्रों का सबसे ज्यादा व्यापार करते थे। इनको डाई कहते हैं, हाँ डाई कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, डाई, डाई, डाई में नील जो कलर होता है ना, नील को ऐसे बोल, उसको एक इंग्लिश में अच्छा वर्ड है, इंडिगो, डाई इंडिगो, इंडिगो इज द एक्सेप्ट वर्ड, ठीक है। नील को आप बोल सकते हो इंडिगो, ठीक है, इंडिगो को बोलते हैं नील, ठीक है। मैक्सिमम इंडिगो हैज बीन एक्सपोर्टेड बाय द डच फ्रॉम द मसूलीपट्टनम, ठीक है। और इन्होंने कॉटन क्लॉथ, सूती वस्त्र का भी व्यापार भारत से डचों ने किया, ठीक है। डचों ने अपना व्यापारिक निदेशालय डायरेक्टेड किसको बनाया, सूरत को। देखो भाई, अब डच ने अपना सबसे बड़ा ट्रेडिंग सेंटर सूरत को अपना डायरेक्टेड के रूप में स्थापित करना है, ठीक है। तो डच मेड सूरत एज अ देयर ऑन डायरेक्टेड फॉर द ट्रेडिंग पर्पस, या ट्रेडिंग सेंटर, ठीक है। तो लीजिए, डचों ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत को अपना एक मुख्य व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित किया, ठीक है।
ठीक है, चल रहा है।